क्वार्टर 4 का आप लोगों का क्या रोड मैप है, क्या सोच कर आए हैं? ये क्या पढ़ेंगे? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वाइब कोडिंग आगे चल के आएगी। और ऐसी नॉर्मल वाइब कोडिंग नहीं होगी, उसमें हम और चीज़ें कवर करेंगे। उसके अलावा एमसीपी क्वार्टर 4 का तो फ़िलहाल ये रोड मैप है, हो सकता है आखिर में हमारा एमसीपी भी हो, लेकिन वो जब इंक्लूड होगा। फ़िलहाल हमारा फोकस है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और फ़िलहाल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे ही फोकस करता है। ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ हमने क्लास में इम्प्लीमेंट करनी है। आप सब तक न्यूज़ तो आ गई होगी। क्लास हम कैसे पढ़ाएंगे भाई? इंग्लिश में। अच्छा, उस पर अभी डिस्कशन करते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है कि हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे आप लोगों को भी। कहते हैं ना, वॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, तो ये सब हम करेंगे। ठीक है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे क्लास से थोड़ी देर पहले आने से पहले पता चली कि कुछ स्टूडेंट, मतलब पता तो पहले था, लेकिन हमारी क्लास में कुछ कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट हुए हैं और तकरीबन 16-17 लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या उनका रोल होगा, क्या वो लोग आपके लिए हेल्प करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आए कितने लोग हैं। तो आप लोग खड़े होकर बता दें कि कोऑर्डिनेटर जो इस क्लास में सेलेक्ट हुए हैं कौन कौन है। ठीक है, 3-4 क्लास में पहली दफ़ा मुझे लग रहा है कि लड़के ज़्यादा हैं। तो मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करी थी सर अनीक से कि जो है ख़वातीन मेरी क्लास में ज़्यादा है, तो मुझे ख़वातीन कोऑर्डिनेटर ज़्यादा देगा, लेकिन अब उल्टा हो गया, तो चले देख लेंगे। सही है, तो इनको हम यूटिलाइज़ भी करेंगे। आप लोग एक काम करें, स्टेज पर आ जाए, ताकि जो है ना आपकी शक्लें सब देख लें, और जो है फिर आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी बाद में हम क्लासों के साथ कराते रहेंगे। आप लोग शक्लें देख लें कि आप लोगों ने किसके साथ दोस्तियाँ करनी है। ठीक है, तो आप लोग इनसे भाई दोस्तियाँ बढ़ा सकते हैं। दोस्तियाँ बढ़ाने का सिंपल सा तरीका क्या है, यहाँ से निकलते हुए चलो भाई मैं आपको आज कढ़ाई खिलाता हूँ, बंस रोड पे जाके रबड़ी खिलाता हूँ आज, इस तरह से दोस्ती बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग हेल्प लेने के लिए आप लोग मैसेज करें, या खैर इनका रोल ये होगा कि आप लोगों को क्लास में हेल्प करना। हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे भी फोकस करना है, वो है इंग्लिश। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत आसान है अगर इंग्लिश अच्छी है आपकी। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऐसे भी कर लोगे। उसके अलावा आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम भी बहुत आसानी से पास कर लोगे। किसी ने अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को पूरा भी कर लिया, मतलब पूरा पढ़ लिया, सारे आर्टिकल्स पढ़ लिया और एग्ज़ाम देने बैठा, उसकी इंग्लिश वोकैबुलरी अगर कमज़ोर है तो उसकी एग्ज़ाम में थोड़े कम मार्क्स आ सकते हैं। जिसकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए। ठीक है, थैंक यू भाई। इनके लिए भाई तालियां भी हो जाए। ये लोग किस बेसिस पे सेलेक्ट हुए हैं? बहुत एक्सटेंसिव इनकी ट्रेनिंग हुई है, बहुत इवैल्यूएशन के बाद ये लोग सेलेक्ट हुए हैं और ये शॉर्ट लिस्ट होकर आपके पास आए। तो वही इन लोगों ने भी बड़ी मेहनत करी है। इसके अलावा भी कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नहीं आए टीम में, तो मसले की बात नहीं है, हम आपको वैसे ही डिस्कॉर्ड पे यूटिलाइज करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सर जी आ गए। के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर हम जो है इंग्लिश में बात करें, और इन केस अगर यहाँ पे भी कोई आएगा तो वो भी फिर कोशिश करके, क्योंकि हमारी इंग्लिश बोलने वाली सबसे कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं, कॉन्फिडेंस का मसला है बस। तो खैर, तो इंट्रोडक्शन से मैं जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो माय नेम इज़ हमज़ा एंड I am working as a full stack agentic AI developer with multiple international companies, and alongside I am passionate
about teaching and mentoring students, and I am happy to start this journey with you. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Fahad and I am working in the industry for the past 3 years and I am working with a US based company as a software engineer and transforming myself in the agentic AI. And alongside with that I am also teaching students so basically they can shape their careers in agentic AI. So this is from my side. Thank you. Okay, so what we will be covering today, let me share my screen. We will be covering prompt engineering and context engineering. So let me share the article with you. Already in Discord. We have a separate channel for Friday class. So are you guys join that channel? No? Okay. I will share the link in the Governor House server. Okay? सब जगह से कर लीजिए. For this quarter we will be following this repo, which is learn low code agentic AI, and you can find it in the Pennaversity GitHub. So let's open it and we have a step 00 prompt engineering. Let's see what we have in this. How many of you are comfortable in teaching prompt engineering in English with me? Nice, nice. So I will definitely utilize you guys. Okay. So in this repository, we will be mainly covering 4 steps. First, we have prompt engineering and context engineering introduction. Then we will be covering prompt driven development, and we will be covering image generation, and then 6-part prompting framework, context engineering tutorial. We will be covering all these steps. So let's start. Is there any prerequisites? No. Okay. So what is prompt engineering? Who can explain this? Here, in the stage, on the stage. Come. Let me also open the definition. Yeah. Assalamu alaikum, Ismail. Actually, the prompt engineering is the art of talking with AI. If you have the art to talk with the AI, this is actually called prompt engineering. I think it's enough for now. इतने सवाल के लिए इतना जवाब काफ़ी. ज़बरदस्त भाई. अच्छा, पहली चीज़ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं. मतलब हम दोनों लैंग्वेजेस में चलते रहेंगे ताकि कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों से कनेक्शन उर्दू में बना रहेगा, इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे. एक चीज़ याद रखें कि अगर आप यहाँ पर आके इंग्लिश में बोल रहे, इवन मैं भी बोल रहा हूँ, आप सुनेंगे मैं बहुत सारी गलतियाँ करूँगा, ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं. मेन चीज़ क्या है, जब आप बात कर रहे हैं ना इंग्लिश में, मैं बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बात की भी है, तो उनको ये कंसर्न नहीं है कि भाई ग्रामर मिस्टेक कर दी इसने, भाई ये प्रोफेशनल नहीं है.
सिर्फ इंग्लिश के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो बात बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ आए, बस। तो आप में से कितने लोग इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल है? सारे अंग्रेज मेरी क्लास में ही आ गए क्या? बहुत ज़बरदस्त, अच्छी बात है। तो और एक और चीज़ हम क्लास में ना एक प्रैक्टिस रखेंगे। बहुत सारे लोग तो इंग्लिश बोल लेंगे लेकिन कॉन्फिडेंस का भी मसला आता है। जब आप स्टेज पे आते हो तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक करता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कोई भी यहाँ पर आए, जैसी भी स्पीच दें यहाँ पे, चाहे उर्दू में इंग्लिश में जैसी भी हो, हमने उसको क्या करना है? अप्रिशिएट करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है? हंसी मजाक तो चलता रहता है, और जो लोग आ रहे हैं वो ये सोच के अगर रुक गया है कि भाई अब सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। अच्छा जी, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? You can read the definition. Prompt engineering is the art and science for crafting instruction that guide AI models to produce desired output. So basically prompt engineering is nothing. It is basically a way of efficiently communicating with AI. LLM, yeah. So think of it as a learning to communicate effectively with AI system to achieve specific goal. Everyone can communicate with AI, but we need to communicate effectively. So for that, we will be learning prompt engineering. So there are a lot of practices, techniques we will be using, so we can generate desired output. Why is it important? Do we need to be a programmer? No. In prompt engineering, we don't need to be a programmer. Anyone can learn prompt engineering. Good prompts can dramatically improve AI performance. So if you are providing good prompts, then definitely it will improve the AI outcome, LLM outcome. It's an iterative skill that improves with practice. What does this mean? It becomes better with repetition. You can't expect that if you provide a prompt to LLM, it will generate a perfect output in a single try. That is not gonna happen. You need to provide prompt and improve your prompt again and again to get better output. Okay, so now we have another word. Anyone have a question about prompt engineering? It's very simple. A way of communicating with AI to get effective output. Okay. Prompt versus context engineering. What is context engineering? Let me zoom the screen. Can you guys see the screen? No? No, sir. Okay, I think it's good now. What is context engineering? Providing data to LLM. What kind of data? External information, useful information. We are not going to provide everything to LLM. We are only going to provide useful information. Okay, so prompt engineering is basically crafting the instruction you give to the model. Context engineering is curating the information. What is this? Curating. We need to improve our vocabulary. So if you don't know any word, you can simply open ChatGPT, and we will also utilize ChatGPT for to improve our vocabulary. Okay. Anyone knows the meaning of curating? No, sir. Polishing. Yes. Meaning. This vocabulary is important for us as well as for the exam. If you don't know this word, you can
maybe you would skip a question. So we need to understand the vocabulary. Curating means choosing the best and most relevant things. So we are providing LLM with the most relevant information. We are not providing everything. Quick contrast, meaning we have what is the differences between prompt engineering and context engineering. We know simple. Prompt engineering tells the model how to behave and what to produce. Simple communication between AI and human. Context engineering gives the model the facts, examples it should rely on. So definitely we will be providing information, we will be providing data to in case of context engineering. What is the advantage of context engineering? To get the more accurate output. Okay, so levers are basically wording, structure, roles. We need to define, we need to focus on these in prompt engineering, which is wording, structure, roles, constants. What is constants? Limitations, restrictions, output schema. Few short example. We will be learning this throughout this article. How many of you knows about retrieval augmented generation, RAG? I think we already learned this in quarter 3. Again, how many of you are familiar with RAG system? Okay, very few, like 10-15%. Okay, no problem. We will also discuss this with a diagram. Okay, RAG is basically a way to get to store information in a good format. So with retrieval augmented generation, we can provide data to LLM, only relevant data. We can only provide relevant data with retrieval augmented generation. We will discuss this as well later on. Typical changes: be concise, written, valid, with field. We need to be concise. In prompt engineering, we give all the information needed for the desired output. In case of context engineering, we will be providing PDF policies, data, paragraph, information like that. Failure mode. What is vague instructions in prompt engineering? Irrelevant instructions. So we need to make sure that we are not providing vague instructions to the LLM. For example, if I ask LLM write 100 words of anything like blog, write a blog about AI. So this is vague instruction. We will see example below as well. So if you provide vague instruction, then it will generate messy output, definitely. And in case of context engineering, if we provide irrelevant data, then the LLM will hallucinate and will provide irrelevant answers, inaccurate answers. Okay, who owns the prompt engineering? I mean, who will be working on prompt engineering? UX, prompt designer, app developers will be working on this. But for context engineering, you need to be a programmer. You need to be a data analyst or machine learning. We learned this in last quarter 3. Okay, how they work together? How many of you can answer this without looking into the text? Yes. So how they can work together? Can you come here?
on stage. No problem, no will. आजा आजा. Also try to give your introduction in English. Okay, no problem. Assalamualaikum. So my name is Habib, or I'll try to start with a little bit of Urdu or English का mixture. So prompt engineering is the way you give the instructions to the LLM कि exactly what it has to do. और जो context engineering है वो simply you are giving it more information, curately selected words or that specific kind of information you need for that particular task, जिससे आपको ज़्यादा accurate answer मिल सके. गुड. अच्छा, मैं आप लोगों को भी पता है कि भाई हम लोग ज़्यादा उर्दू में कंफर्टेबल है. हम लोग कोशिश ये करेंगे क्लास में ऐसी एक्टिविटी रखें, मतलब आप लोग भी कोशिश करें कि यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करें ताकि आप लोग एंजॉय करें. वरना ये इतना बड़ा मैं थ्योरी पढ़ाता रहूँगा फिर कोई आउटकम नहीं आएगा. ख़ास तौर पे जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, सोना नहीं है, ठीक है. और हम क्लास में एक और एक्टिविटी भी करेंगे जिसमें आप लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे और हम यूटिलाइज करेंगे हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको. ओके, हाउ दे वर्क टुगेदर. स्टार्ट विद अ गुड प्रॉम्प्ट, meaning that we will be providing clear tasks, constraints. We will also learn best practices in this article, and then we will ground it with the context, meaning that we will be providing most relevant information to the LLM so they can work together. Prompt engineering and context engineering will be working together to get most effective outcome. Okay, let's see what we have. Concrete example. So first we have an example of invoicing app where prompt engineer will ask AI to extract the fields of vendor, date, total. So I am asking AI to extract these fields and return JSON only. If a field is missing, use null. So normally we use it in ChatGPT. We ask ChatGPT to extract field, vendor, date, total, and return the data in JSON format. So this is prompt engineering, asking AI to do anything. What is context engineering in this example? Provide a few labeled examples. So we are providing relevant information for this invoice extractor. So for that we need to provide relevant information like a labeled example and attach the vendor's invoice spec, retrieve via embedding. So embedding is a part of RAG system where LLM is effectively fetching relevant information. Okay, another example is policy Q&A bot. Who will be going to explain this example? This time, anyone from girls? Anyone? Okay. ख़वातीन का कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक नहीं कर रहा है. स्टेज पे आके आप लोग, ऑडियंस भी तो है ना हमारी, तो खैर हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेंगे. बुलाएंगे, ज़बरदस्ती बुलाएंगे सब में से. Assalamu alaikum everyone. Myself Sayyida Aruj Fatma. I have completed my intermediate in computer science. For now I'm enrolled in this course and also in PIIEC.
So basically, policy question and answer board. In this example, we need to understand where the prompt engineering is working and where the context engineering is working. Here, prompt engineering is that we write a good instruction, and context engineering is that we are giving it policies and data that it should rely on that. And by giving the context, the advantage is that board question answer board will not guess the answer when we give when we don't give context to agent. It guesses because agent LLM is trained on so much data, so it make guesses. When we give it a right context, it does not guess. अगर मैं स्टूडेंट होता और मेरे सर मुझे बुलाते तो मैं ही तो कहाँ पे टांग जाती. तो खैर ज़बरदस्त. ओके, so this is one of the use case where we are trying to understand prompt engineering and context engineering. In simple terms, prompt engineering is a way of communicating. In prompt engineering, we are communicating with AI effectively. In context engineering, we are providing relevant information to LLM so it will generate good responses. Okay, and then we have agentic workflow where we are also utilizing in prompt engineering tool use instructions and function signature. So we will basically provide tool names in the prompt. In context engineering, feed tool responses, DB rows, API payloads back into the context window. So in this case, we will be, so as we know that in agentic AI, what we do is we call our agent, it calls the tool sometimes, and the tool response need to be sent back to the LLM for more context. So that's what we will be doing in agentic workflow. Practical tips, what we have next. Okay. So in practical tips, we have keep prompt short, specific, testable, simple tips. I think we should cover important concept in this. You guys can learn these since I think it's not very difficult. Okay. So if you have any question, you can ask. Prompt engineering is how you ask. Context engineering is what you show. Combine them for reliable, scalable LLM applications. Okay, now the most important part, understanding the large language model LLM. Predicting the next word. LLM is nothing but an smart application which only predicts the next word in the output it will generate. So for example, when we ask something, who is the founder of Pakistan? Who is the founder of Pakistan? So in that case, LLM will generate the output word by word, token by token. In that case, it will generate then it will guess another word, the founder. Then another word of the founder of Pakistan is Qaid-e-Azam. So LLM is basically nothing but a prediction engine. So it will predict the next word. That's all. So let's just don't make it complicated. It's very simple. Prediction engine. Can we also call it auto completion? Can we also call it LLM as a auto completer, because it auto completes the sentence. Yeah, LLM don't understand in the human sense. They are sophisticated autocomplete system. So you know that LLM does not work like human. Human understands the
Okay, your prompt set up the context for what should come next. So in context, we try to explain LLM that how should it generate the response. So it's nothing but auto completion tool. It also uses embedding. In what context? We need to implement embedding in this. We need to implement RAG system to use embedding. Okay. Any questions so far? Should we have an activity here? Okay. Let's just complete the. Assalamu alaikum. Okay, let's first understand these core concepts. I hope you already learned this in quarter 3. Temperature, and then we have output length, token limits, then we have top K, top P. Let's understand it briefly, and I have someone who will be explaining top K and top P. So Uniza, are you here in the crowd? Because she wrote a very good article, so I want her to explain it with the article. Uniza. Okay. So Uniza is here. So let's start with temperature, then top P and top K, but let me try to find it. This one? Okay, so over to you. Assalamu alaikum. Okay, so first of all, we will start about how LLM generate words. Just like humans, LLM does not understand any meaning of a word. For example, we know apple means save, but LLM doesn't know what does apple mean. It first converts the word into a number and then guesses according to that number. We call it a token. So how does LLM, I have wrote an article about this. How does an LLM generate text? A large language model don't think like human. They work with probabilities. Probabilities, we could call it some percentage given to each and specific word, and the most probable word will be selected as a next token, and based on these token, LLM will guess the other one. So first we'll give the input, LLM will understand the input. LLM still doesn't know what is the sentence user has asked. LLM will only guess the input also in a numbers. So first it will convert the input into a tokens, and then using the tokenizer, LLM will predict the each and every word according to using the probabilities. Just like here is an example, the cat is the cat is, now we have 3 words: sleeping, running and blue. So there are some floating numbers. We will say that the 0.70 means 70%. So this is a probability. According to our temperature which we have said, LLM will predict the next output. So the most probable word is sleeping. The cat is sleeping. This will be the sentence which LLM will give us.
How LLM select the word? The model picks one word, add it to the sentence and repeat until the answer is complete. So there are we can say there are some symbols which tell LLM to stop, just like a point shows that the sentence is completed. Same in that way, the LLM does know when when it has to stop the generation of the word. Model settings, we know, we all have learned about this in Q2. So what does model settings mean? Settings that we will provide the LLM to control its generated output. How does LLM actually work? We have learned it. So we can actually we actually control the output of the LLM. We know that we are the local Pakistani speakers and we only speak in Urdu. So if we communicate in English or other language, we will use the most easy words which we have in our mind. But if we talk to someone foreigner, they will use the sophisticated words, some complex words. So how they know? Because they have so much memory, so much words in their memory. So in that way, the LLM also have some words which it will use first. But as we change the temperature, the LLM will get in its range more numbers and it will give us the answer. The first thing is temperature. Temperature control randomness in word selection. The generated output, the tokens have some percentage, and according to those percentage, LLM will randomly choose any specific word to generate it output. A very low temperature will have a very easy and very random word will choose, but the probability will be very low, like 0.2, we could say 20%, and the high percentage means 0.9, which is we could say we have 5 words. If the temperature is very low, then LLM will first choose the top 2 probable words, like one has 90% and the other is 95%. The LLM is randomly choose from these 2 words. But if we change the temperature and set it to 0.9, which is very low, high temperature, so now LLM has the authority to choose from all the words it has, and sometimes LLM become very पागल हो जाता है LLM, and it will give us very random and अजीब सा आंसर. So okay. There is a diagram that as an example is the row runs vary. So first we have a temperature 0.1, which is a very low randomness. There are 5 words. The most probable word which will LLM choose is fast. The dog runs very fast. Now the temperature is very low, so the LLM choose the most probable word. In the second example, the temperature is 1. So in the LLM range, LLM has the authority to choose more than 1 word, and so on. As we will increase the temperature, the LLM will choose more random words, and the output will be very unpredictable. There is also how it actually works. With a low temperature, 1 word has a very high probability, so each and every time LLM will choose this specific word. But as we increase the probabilities, the other word will have a chance to be chosen. Thank you. I will share this article with you guys. I understand that you might not be able to see the article clearly, but it's very good. I will share it with you guys and then we will discuss this later. अच्छा जी, तो हम कहाँ पर थे भाई? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे. अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ना सारी ही आपके पास जो है प्रैक्टिकल वर्क भी है. मज़ा हमें तब आएगा जब हम इमेजेस पे जाएंगे ना और इमेजेस बनाएंगे. आप में से किसी की बनाऊंगा.
किसी को जोकर बना, इनकी बनाऊंगा, ये मेरी वीडियो एडिट करके डालते रहता है। ये लिंक्डइन पे वीडियो एडिट करता है, पता नहीं कोई गाना वाना पीछे लगा देते हैं, वो डाल देते हैं। इनकी हम पिक्चर उठाएंगे, ये बैठे हुए, नहीं ये वाले, हाँ इनको याद रखूँगा मैं। तो जब हम इमेज पे पहुँचे ना तो याद दिलाएगा। अच्छा जी, तो हमारे पास कोऑर्डिनेटर कितने अवेलेबल है? ठीक है, हम एक काम करते हैं कि पहले एक काम करते हैं, जो आधा टॉपिक रह गया था ना उसको जल्दी से क्विकली जो है रिकैप करते हैं। जो टेम्परेचर वगैरह थे, टॉप पी थे, टॉप के था, तो सिंपली हमने क्या पढ़ा? LLM क्या है? प्रिडिक्शन इंजन। ठीक है, प्रिडिक्शन इंजन के अंदर क्या करता है? वो हर वक्त जब भी हम उससे कम्युनिकेट करते हैं, वो जो भी आउटपुट देता है वो आपको जो सेंटेंस जो भी वो लिख रहा होता है उसमें अगला वर्ड वो प्रिडिक्ट करता रहता है, अगला टोकन वो प्रिडिक्ट करता रहता है। अच्छा, ये टोकन और वर्ड्स में क्या फ़र्क है? टोकन्स हम क्यों कह रहे हैं? क्या एक वर्ड एक टोकन के बराबर होता है? नो सर, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। वो आपके पास टोकनाइजेशन का पूरा टॉपिक है, लेकिन आपके पास आप समझ लें एक सेंटेंस अगर मैं लिख रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि जितने वर्ड्स हैं उतने ही टोकन्स बन रहे हो। आप जो है गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं टोकन कैलकुलेटर, तो इस तरह से आप सर्च करेंगे आपके पास आए, आप उसको सेंटेंस देंगे, पूरे सेंटेंस में से एक एक वर्ड या आधा आधा वर्ड भी निकाल के टोकन्स बना रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझते हैं कि जो भी LLM जनरेट करता है टोकन्स, वो आपके पास आते जाते हैं, आपके पास आउटपुट नज़र आ रहा होता है। अच्छा, तो ये प्रिडिक्शन इंजन हमें समझ आ गया। टेम्परेचर आसान अल्फाजों में बिल्कुल कि भाई हम टेम्परेचर डिफाइन करते हैं जब भी LLM से बात कर। अच्छा, ये प्रैक्टिकली कहाँ पे टेस्ट करके देखें? जेमिनाई पे जाके देखेंगे, वहाँ पे ये टेम्परेचर वाला तो मिलेगा ही नहीं। ओपन चैट GPT खोलेंगे, वहाँ टेम्परेचर जैसी कोई चीज़ मिलेगी नहीं आप सर। लोगों ने लास्ट क्वार्टर में जो एजेंट्स बनाए थे वहाँ मिल जाएगी, जी सर। यहाँ नहीं मिलेगी। तो अब क्या करें? तो आपके पास एक ऑप्शन है गूगल AI स्टूडियो। हम क्विकली रिकैप कर रहे हैं। हाँ, स्क्रीन ये इंग्लिश हमने छोड़ी नहीं है, अभी वापसी आ जाएंगे, लेकिन क्विकली हम जो है ना रिकैप कर लेते हैं। अच्छा जी, तो जब आप गूगल AI स्टूडियो को खोलेंगे तो ये वही जेमिनाई वाली चीज़ है, इसमें जेमिनाई ही यूज़ हो रहा है, लेकिन ये आपको साइड पे और भी चीज़ें देता है जिस पे आप टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे सिस्टम इंस्ट्रक्शंस हो गई। ये कोई लैपटॉप के पास है एडमिन रीडिंग से? ये ना फुल स्क्रीन नहीं आ रही हो, कट हो रहा है वहाँ से, चेक कर ले। जुबैर भाई, ये ना फुल स्क्रीन नहीं आ रही है, चेक कर लें। अगर आप देखें तो टेम्परेचर वाली चीज़ सेटिंग आ रही है, तो टेम्परेचर अगर मैं बिल्कुल आसानी से करूँ तो टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो क्या होगा? बुखार हो जाएगा? नहीं, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ टेम्परेचर क्या रखा है मैंने? 1 रखा है। ये एक आध डब्बे खाली हैं बीच बीच में से, तो ये फिक्स हो जाएंगे। वहाँ मैंने देखा है SMD का कुछ सामान भी रखा है, तो ये हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल टेम्परेचर हमने रखा है 1 का मतलब ये है कि रैंडम जवाब देगा। आप इससे पोएम लिखवाएंगे तो ये रैंडम आपके पास जवाब देगा। ये नॉर्मली कब यूज़ कर सकते हैं आप? जब आपको क्रिएटिविटी देखनी हो, आप चाह रहे हो कि भाई टेस्टिंग वगैरह के लिए आप जो है ये टेम्परेचर 1 रख सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ भाई बैलेंस आंसर आए, कोई ऐसा भी ना हो बिल्कुल रैंडम जवाब दे दे, ऐसा भी ना हो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दे, तो क्या टेम्परेचर रखूँगा? 0.4 से 0.7 के बीच में, मतलब या 0.5 रख दूंगा, 6 रख दूंगा, 7 रख दूंगा, तो बैलेंस आपको जवाब देगा।
क्रिएटिव भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बैलेंस होगा, ऐसे बिल्कुल रैंडम नहीं होगा। ठीक है, अब आप पूछो इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो बिल्कुल रैंडम जवाब आ रहा है अल्लामा इकबाल। तो ये टेम्परेचर वन में अब तो बहुत स्मार्ट हो गया एलएलएम, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रैंडमली जवाब देगा। अच्छा, अगर मैं इसको 0 रख दूँ, टेम्परेचर 0 कर दूँ, फिर बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब आएगा, सिंपल टेम्परेचर हो गया। अच्छा, टॉप, अच्छा इसका आर्टिकल जो है उनीसा ने जो लिखा था वो हम उसमें भी डिस्कॉर्ड पे भी शेयर कर देंगे। हाँ, डिस्कॉर्ड आप लोगों से ज्वाइन कराना है, कैसे ज्वाइन कराऊँ भाई? जो लोग डिस्कॉर्ड में नहीं है कैसे ज्वाइन कराऊँ? आप लोग डिस्कॉर्ड के अंदर गवर्नर हाउस वाले सर्वर पे हैं? वहाँ पे फ्राइडे वाला ज्वाइन कर सकते हैं? फ्राइडे वाला वहाँ ज्वाइन कर ले, वहाँ मैं लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक है, अगर मैंने मेन चैनल पे कर दिया सारे हर बैच से आ जाएंगे ना। ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो काइंडली जो है क्लास के एंड में आप लोग सब मिलके ग्रुप बना के मुझे ऐड कर लें, ताकि हम लोग आपसे कम्युनिकेट कर लें। आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे मैं ऐड कर दूँगा। डिस्कॉर्ड हमारे पास बड़े मज़े की चीज़ है, उसको हमने अच्छे से यूटिलाइज करना है। अच्छा जी, टॉप पी और टॉप के, प्रोबेबिलिटी और टॉप के मतलब आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर वाली चीज़ हमने पढ़ी। टेम्परेचर के अंदर हमने पढ़ा कि 0 से लेके 0.3 के बीच में जो टेम्परेचर रख रहे हैं उस दौरान आपका एलएलएम स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देगा, कंसिस्टेंट, डिटर्मिनिस्टिक। मीडियम जब हम रख रहे हैं तो 0.4 से लेके 0.7 तक, हाँ वो हो रही है मैम, आप मुझे देख ले जब तक। 0.4 से लेके 0.7 तक आपके पास बैलेंस्ड क्रिएटिव आपके पास आंसर आएगा। 0.8 से लेके 1 तक रैंडम क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में। हाँ, मैं कह रहा था आपको टॉप के और टॉप पी। मैंने आपको बताया एलएलएम क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। मैं एलएलएम से पूछूं कि भाई क्या पूछें भाई, हाँ मैं एलएलएम फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिख रहा है, आई वांट टू गो टू, मतलब एक एक करके लिखा, आई आगे प्रिडिक्ट किया, वांट आएगा, गो टू। अब अगला वर्ड क्या प्रिडिक्ट करेगा, कैसे पता? बहुत सारे वर्ड्स प्रिडिक्ट कर सकता है। आई वांट टू गो टू बीच हो सकता है, पार्क हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्लास हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब एलएलएम कैसे प्रिडिक्ट करेगा कि भाई अगला कौन सा वाला मैं सेलेक्ट करूं, इतने सारे आ रहे हैं। अगर हम लोग गवर्नर हाउस की मार्की में बैठ के ये बात कर रहे हैं तो उसको कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है पहले से कि भाई हम मार्की में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके पास जब वो सोच रहा होगा, सोच तो नहीं रहा होगा, जब वो प्रिडिक्ट कर रहा होगा आगे का वर्ड, तो कैसे प्रिडिक्ट करता है, उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन आता है। जैसे एक ऑप्शन आ गया बीच, एक ऑप्शन आ गया मार्की, एक ऑप्शन आ गया पार्क, 3 आ गए। अब 3 ऑप्शन में से वो सेलेक्ट करता है कौन सा वाला उठा लूँ, वो फिर रैंडमली कर लेता है। 3 ऑप्शन उसने पहले निकाले, पहले तो 10 भी हो सकता है, 3 निकाले उसने, 3 में से उसने फिर रैंडमली आपके पास सेलेक्ट करके ऐड कर दिया। अच्छा, जब मैं टॉप के डिफाइन करता हूँ, टॉप के अंदर हम यही बताते हैं कि वो जो आपने 3 वर्ड प्रिडिक्ट करे हैं ना, उसमें से कितने में से निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉप के रखा, टॉप के मैंने रखा क्या, 2। टॉप के में हम जो है ना वैल्यूज़ रखते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब ये शेयर हो जाए तो दिखा भी देता हूँ। वैल्यूज़ रखते हैं 2, 3, 4 इस तरह से। एलएलएम ने कितने प्रिडिक्ट करे, 3 प्रिडिक्ट करे। मैंने टॉप के सेट कर दिया 2, तो अब एलएलएम क्या करेगा, 3 प्रिडिक्ट नहीं करेगा। अब एलएलएम कितने प्रिडिक्ट करेगा, 2 ही प्रिडिक्ट करेगा। तो टॉप के यही है कि भाई एलएलएम को अगर मैं 10 बोलूँ तो एलएलएम वो जो प्रिडिक्शन कर रहा है, आखिरी का जो वर्ड प्रिडिक्ट करने वाला है जिसमें बीच आ गया, पार्क आ गया, मार्की आ गया, वो 10 सेलेक्ट करेगा पहले, उस 10 में से कोई एक रैंडमली उठा लेगा। तो टॉप के से हम ये चीज़ डिफाइन करते हैं कि
जो हमारा LLM है, जो हमारा सेंटेंस लिख रहा है वर्ड बाय वर्ड, टोकन बाय टोकन, तो अगला टोकन जो प्रिडिक्ट करेगा वो कितने वर्ड्स में से प्रिडिक्ट करेगा। हमने कह दिया टॉप के 10, तो अब 10 वो निकालेगा और 10 में से कोई एक सेलेक्ट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल आ गया मार्किंग, तो 9 को छोड़ देगा, उनमें से जाहिर सी बात है जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो हर बार एक वर्ड आ रहा होता है ना, हर बार एक वर्ड आ रहा होता है। बैकग्राउंड में वो प्रेडिक्ट 10 करेगा लेकिन आपको शो एक ही करेगा, तो 10 में से एक। अब मैं टॉप के 50 रख दिया तो पहले 50 वर्ड निकालेगा, उसमें से फिर एक सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो टॉप के बेसिकली हम ये बता रहे हैं कितने प्रेडिक्ट करके उसने शो कराना है, उनमें से एक। सवाल इस केस पे डिपेंड करता है। मैं रख दूं 50, तो अब मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि यार अब क्रिएटिव आंसर आ सकता है, तो 50 में से वो रैंडमली उठाएगा ना, तो अब आंसर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, अब थोड़ा क्रिएटिव आंसर हो सकता है। अब मैं कह दूं 10, तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके लिए आसानी है ना, 10 में से एक निकालना है, 10 में से एक निकाल दिया। तो ये बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही होती हैं बहुत फास्ट, हमें महसूस नहीं होगा स्पीड का, क्योंकि जो LLM है ना वो बहुत उसके अंदर आर्किटेक्चर में न्यूरल नेटवर्क और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, वो बैकग्राउंड में बहुत कंप्यूटेशन। हाँ, आपकी ये बात सही है कि जितना मैं टेम्परेचर या टॉप के बढ़ाऊंगा उतनी कंप्यूटेशन बढ़ेगी, मतलब उसको कंप्यूटर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, उतनी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। जितनी कंप्यूटर मेहनत करेगा उतनी आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो ये वाली बात ठीक है, टॉप के कम रखें आपकी कॉस्ट कम आएगी, टॉप के ज़्यादा रखें, टेम्परेचर ज़्यादा रखें तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो इसकी अच्छा ये भी हम देख लेते हैं। ये रहा टॉप के बाद, टॉप के ये लिमिट्स चॉइसेस टू टॉप के मोस्ट लाइकली टोकन्स, तो मतलब वो जो मोस्ट लाइकली उसने सेलेक्ट किया उसमें से टॉप के कौन से निकालने हैं। उसने प्रेडिक्ट करे 20, हमने कहा भाई टॉप के 5 में से सेलेक्ट कर लो, तो टॉप के में हम ये चीज़ बताएंगे। टॉप पी लिमिट्स चॉइसेस बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या मतलब है? इसके लिए जो है ना मुझे आप बता रही हैं आ जाए, तो मुझे तो पता है इन्हें बताना है। अच्छा, उनीज़ा ने यकीनन डायग्राम भी बनाई होगी। उनीज़ा आप कोशिश करेगा कि जो है ना वो डिस्प्ले में आ रहा हो। एक सेकंड, हाँ यहाँ तो शो होगा। क्या होता है हमारे पास, अभी सर ने कहा कि वर्ड्स होते हैं टॉप के में, हम बताते हैं टॉप 5 वर्ड्स, मतलब रेंडमली कोई भी एक चूज़ कर लो। टॉप पी में हमें परसेंटेज सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि टॉप पी 0.9 है। अब टॉप पी में क्या होगा कि हमें जितने भी वर्ड्स गिवन हैं उन सब के जो प्रोबेबिलिटी सेट की है उसे प्लस करता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहली वर्ड की प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो वो चेक करेगा कि क्या ये 0.3 उस 0.9 के साथ मैच हो रहा है, मतलब इक्वल हो रहे हैं। 0.9 हमने सेट किया, पहले वर्ड की थी 0.3, तो 0.3 कम है, मतलब हम एक और वर्ड चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वर्ड पे आए, उसकी भी 0.4 है। फॉर एग्जांपल 4 और 3 7 हो गए, 9 के इक्वल अभी भी नहीं हुआ, तो हमारे पास अभी एक थर्ड वर्ड चूज़ करने की हमारी इजाज़त है कि LLM उस थर्ड वर्ड को भी पिक कर सकता है। अब थर्ड वर्ड 0.2 हो गया, तो ये हो गए फॉर एग्जांपल 9 हो गए। अब उसके आगे LLM और वर्ड नहीं चूज़ करेगा। इसे कहते हैं कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, यानी जितनी आपको सेट की है उन्हें सम करते जाओ और फिर चेक करो कि क्या वो आपके जो सेट की है आपने टॉप पे उसके इक्वल्स हो रही हैं या नहीं। जैसे एग्जांपल है द सन इज़, अब कुछ वर्ड्स गिवन है, ब्राइट, हॉट, शाइनिंग, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं और सबके आगे कुछ उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, कुछ नंबर सेट किए हैं। अब टॉप पी में हमारे पास अगर हम टॉप पी सेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे हमारे पास अभी वर्ड गिवन है, हमने टॉप की सेट की है 0.5। अब पहले वर्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो है हमारे पास 0.4 और सेकंड वर्ड की है 0.2। तो 0.40 और 0.25 को प्लस करके चेक किया जाएगा कि जो सेट की है यानी 0.5 उसके अकॉर्डिंग बनती है या नहीं, और उन्हीं वर्ड में से LLM फिर रैंडमली चूज़ करेगा। तो टॉपिक कम्युलेटिव सम है सारे वर्ड्स का, और इन सबको हम एक साथ टेम्परेचर के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे यूज़ करने का तरीका हमें समझना होगा, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को और टॉप पी को मिक्स कर देते हैं तो आउटपुट हम कंट्रोल से बाहर आ जाएगा। तो स्मॉल पी का मतलब होता है कि काफ़ी कम वर्ड हमारे पास चूज़ होंगे, और लार्ज पी का मतलब है जितने ज़्यादा वर्ड उतने ज़्यादा LLM को चूज़ करने होंगे। और टॉप के सर ने समझा दिया। अब ये थोड़ा टेक्निकल है टॉप पी। अगर आप इस आर्टिकल को भी पढ़े ना तो इसमें भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मैं अच्छा पहले आप लोग बता दें टॉप के और टॉप पी कितने लोगों को समझ आ गया? टॉप के आ गया है, कितने लोगों को टॉप पी समझ नहीं आया? नहीं आया, कमी है, सही है, अच्छी बात है, कवर हो गया मतलब। खैर बहुत आसान सी चीज़ है, LLM आपको पता है एक एक करके, ये एक बीच का डब्बा गायब हो गया ना उस साइड को हो जाए तो साथ में देखोगे भाईचारा चल रहा है, साथ में खराब हो रहा है। तो खैर आई वॉन्ट टू विजिट। अब ये एक एक करके LLM आपका क्या कर रहा है? प्रिडिक्ट कर रहा है जी। सर ये इंडिविजुअल वर्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो कौन डिसाइड करता है कि सन की 0.5 है या हॉट की? LLM। ये LLM करता है। उसके अंदर जो है ना पूरा आर्किटेक्चर है और वो पूरा अलग टॉपिक है, लेकिन हमें उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर अलग फील्ड आ जाती है डेटा साइंटिस्ट की, जिसके अंदर हम न्यूरल नेटवर्क कैसे काम कर रहा होता है, अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आ जाती है, लेकिन LLM ही आपका डिसाइड कर रहा होता है। हम जो टॉप के है टॉप पी है उससे कंट्रोल कर रहे होते हैं कि हमारा जो जवाब है वो कैसा आना चाहिए। तो अब LLM ने बैकग्राउंड में प्रिडिक्ट कर रहा है ना, अगला वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है, वो विजुअली नहीं देख सकते, वो अपने पास कर रहा है ना अपने LLM अपने जो अच्छा चलें। आप जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं ना, प्रोबेबिलिटीज़ जो होती हैं वो सारी उसकी बेसिस के ऊपर जनरेट होती हैं। कि एक मिसाल है, एप्पल की बात करिए भाई, आपने LLM से पूछा व्हाट इज़ एप्पल, तो अब एप्पल से एक फ्रूट एप्पल भी है और एक ब्रांड एप्पल भी है, तो आप उसको जो कॉन्टेक्स्ट जो उसको प्रोवाइड करेंगे तो उसकी बेसिस के ऊपर वो डिसीजन करेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की रखनी है, तो कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे होता है। सर जी सर मेरा क्वेश्चन टॉप के बारे में, जिस तरह अभी बताया गया। हाँ वही कर रहा है ना, पहले मैं ये कर लूँ फिर उसके बाद आप पूछ लेगा, क्या पता आपका सवाल क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो LLM ने बैकग्राउंड में क्या चीज़ सोची, इस तरह से बहुत सारे वर्ड सोचे होंगे जो जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में आ रहा होगा। अब हम इससे पहले जाहिर सी बात है कुछ बातचीत कर रहे होंगे चैट GPT के साथ या किसी के साथ, उसके बाद मैंने बोला आई वॉन्ट टू विजिट। अब ये जो है LLM प्रेडिक्ट कर रहा है कि भाई आगे कौन सा वर्ड आना चाहिए, तो उसके लिए उसने बैकग्राउंड में अपने पास ये सारे वर्ड निकाले। मैं अगर इसमें सेट कर दूं टॉप के, अच्छा टॉप के सेट कैसे करूंगा? जब आप एजेंट बना रहे होंगे तो उसमें टॉप के रखने का ऑप्शन होता है। अगर आप एजेंट नहीं बना रहे, आपने ऐसी टेस्टिंग करनी है, तो फिर उसके लिए गूगल का जेमिनी जो AI स्टूडियो है वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे टॉप पी तो नज़र आ गया, टॉप के नहीं नज़र आया। ऑब्सोलीट हो गया? अच्छा नहीं मुझे नहीं पता, तो ये कह रहे हैं कि भाई ऑब्सोलीट हो गया टॉप के, अच्छा नहीं लग रहा था हमें। तो खैर हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद है और ये एग्जाम में आएगा, आप लोग एग्जाम में आया था ना, बस सही है। तो टॉप के अगर मैं रख दूँ 2, तो अब LLM क्या करेगा, जितने भी वर्ड्स हैं उसमें से कौन से निकालेगा, जो टॉप के आपके पास 2 वर्ड्स हैं। अब इसमें से इन 2 वर्ड्स में से वो रैंडमली सेलेक्ट कर लेगा कि भाई कौन सा वर्ड यहाँ पर अगला वर्ड प्रेडिक्ट होना चाहिए। ये हर वर्ड के लिए होता है, क्लास आएगा या बीच आएगा, वो कैसे डिसाइड करेगा, वो ऐसे डिसाइड करेगा कि भाई हमारी प्रीवियस जो भी कन्वर्सेशन चल रही थी उसकी बेस पे डिसाइड करेगा।
तो इस तरह से आपके पास टॉप के डिसाइड कर रहा होता है। टॉप के हमने 2 रख दिया तो 2 वर्ड्स में सब ये सेलेक्ट करेगा। जितने ज़्यादा वर्ड्स दूंगा उतने क्रिएटिव ये आंसर देगा। 50 दे दिए, अब उसको कंप्यूटेशन भी ज़्यादा लगेगी, 50 वर्ड पहले निकालो फिर उसमें से रैंडमली सेलेक्ट करो, तो ये वाली चीज़ है। अच्छा वापस आते हैं टॉप पी। टॉप पी की जो वैल्यू है वो हम किस तरह से सेट करते हैं? हम रखते हैं 0 से लेके 1 तक या 0.2 तक। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो 0 से लेके 0.99 तक आपके पास क्या कर रहे होते हैं, हम टॉप पी डिफाइन कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा अब यहाँ पे से वर्ड्स तो निकाल लिए अपने पास, शॉर्ट लिस्ट कर लिए एलएलएम ने कि भाई आगे कौन सा वर्ड प्रेडिक्ट करना है, उससे निकाल दिए इतने सारे वर्ड्स। अब इसके साथ एलएलएम क्या करता है, इनकी प्रोबेबिलिटी भी लिखता है। फॉर एग्जांपल बीच के होने के चांसेस कितने हैं वो यहाँ पे डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल इसके होने के चांसेस है 0.5। क्लास वर्ड होने के कितने चांसेस हैं, इसके होने के चांसेस है 0.3। पार्क होने के कितने चांसेस हैं, पार्क होने के चांसेस है 0.2। और ये लास्ट में हमारे पास होम के होने के कितने चांसेस हैं 0.1। ऐसी मैंने जो है रैंडमली प्रोबेबिलिटी लिख दी है। 0.5 का क्या मतलब हुआ कि भाई इसके सेलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। 0.1 का क्या मतलब हुआ कि भाई इसके सेलेक्ट होने के कम चांसेस हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू, ये सब एलएलएम कर रहा होता है, हम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सारी प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो गई जी। ठीक है, अच्छा अब टॉप पी में मैंने आके बोला भाई आप रख दो कितना 0.8, या हम टॉप पी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे AI स्टूडियो के अंदर भी हमने देखा था, हम कर सकते हैं। अच्छा हुरैन आई हुई है, हुरैन है हमारी क्लास में, नहीं है? क्लास कंटेंट कौन डालेगा? मुनीब, आपसे मुनीब डाला करेगा भाई क्लास कंटेंट। अच्छा खैर, तो क्लास कंटेंट के अंदर आप जो है ना गूगल स्टूडियो का भी लिंक डाल देगा। तो टॉप पी मैंने रख दिया 0। अच्छा टॉप के को हटा देते हैं क्योंकि आप टॉप पी कर रहे हैं, इन सबको साथ भी यूज कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल्स मौजूद है नीचे। टॉप पी मैंने रख दिया 0.8। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसने जितने भी वर्ड्स निकाले हैं अपने पास, उसमें से किसमें से रैंडमली सेलेक्ट करेगा। मैंने यहाँ लिखा है 0.8। इसका मतलब ये है कि भाई पहला वर्ड आ रहा है बीच, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, तो इसको डालेगा नहीं, सबसे कम वाला नहीं, इसको भी उठाएगा। और हमने क्या वैल्यू रखी है 0.8 रखी है ना, तो इसमें क्या करता है, जो भी वर्ड्स होते हैं उनकी सारी प्रोबेबिलिटी को प्लस करके शॉर्ट लिस्ट करता है। तो अगला वर्ड था हमारे पास क्लास, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी 0.3। इन दोनों को जब मैं मिलाऊं 0.3 और 0.5 तो क्या बनेगा टॉप पी 0.8। तो अगर मैं इसको जितना बढ़ाऊंगा उतने ही ये ज्यादा वर्ड सेलेक्ट करेगा, शॉर्ट लिस्ट करेगा। उससे ही ज्यादा वर्ड शॉर्ट लिस्ट, मैं कर दूं 0.99, तो उतने ही वर्ड ये शॉर्ट लिस्ट करेगा। और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद अब इसमें से एक इनमें से रैंडमली पिक करेगा। ठीक, एक पिक कर लेगा रैंडमली जी। देखें प्रोबेबिलिटी जो है ना वो उसने डिसाइड करी है कि ज़्यादा चांसेस किसके हैं। नहीं, ऐसे नहीं कर। अगर आप कह रही है ना कि भाई आप चाह रही है कि पार्क आ जाए किसी तरह से, पार्क ऊपर आ जाए, नहीं उसको नहीं करता। अच्छा ये कह रही है कि भाई अगर क्लास की प्रोबेबिलिटी होती 0. अगर ये नीचे होता, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कम है 0.1 कर देते हैं। हाँ देखिए नंबर तो लास्ट में नहीं होगा ना, प्रोबेबिलिटी। अब ये एलएलएम निकाल रहा है बहुत सारे वर्ड्स, अब निकाल किस बेसिस पे रहा है, इसकी वैल्यू। अब इसका नाम अगर आप समझने के लिए इसको नीचे भी लिख दो 0.3 हो तब भी
LLM ऊपर से निकालना शुरू करेगा, 0.5 को पहले निकालेगा, फिर क्योंकि ये नंबर बता रहा है कि कौन से वर्ड होने की ज़्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। 0.3 मतलब इसके होने के ज़्यादा चांसेस है, 0.5 मतलब इसके और ज़्यादा चांसेस है। जी अब पूछ लें आप सवाल। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाँ ऐसे ही होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 0.5। जी हाँ अब पूछ लें, मैं भूल गया था। अभी पहला जो मोस्ट प्रोबेबल आता है जो सबसे ऊपर उसका है 0.3, तो एक ही निकालेगा। सर सेकेंड आता है 0.5, अब वो दोनों मिला के बना 0.5। अब मैंने जो सेट की थी वो 0.7 थी। तीसरा अगर वर्ड आ रहा है 0.3 तो वो ऊपर वाले वर्ड को अगर नहीं आ रहा ना प्रोबेबिलिटी में फिट नहीं हो रहा तो उसे इग्नोर कर देगा वो, तीसरे को इग्नोर कर देगा और उस वाले को इग्नोर कर देगा। तो इस तरह से आपके पास जो है टॉप पी और टॉप के भी कुछ भी नहीं है, सेटिंग है। इसके पीछे क्या काम हो रहा है, थोड़ी नो हाउ हो तो अच्छी बात है, लेकिन बैकग्राउंड में बस यही है कि LLM को हम कंट्रोल कर रहे हैं भाई, हमारे हिसाब से चलो। कौन है जी? टॉप के और टॉप पी कौन डिसाइड करेगा? ये टॉप पी और टॉप के तो हम डिसाइड करेंगे, और ये जो वर्ड्स गैस कर रहा है ये LLM निकाल रहा है, शॉर्ट लिस्ट कर रहा है। हमने LLM को बता दिया भाई जो भी निकालना है आप 50 निकालो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो टॉप के 0.8 हों उसमें से सेलेक्ट करो। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास तीनों एक साथ यूज हो रहा है। अब आप कंफ्यूजन होती है ना भाई कौन सा कब यूज करें, 0.8 कब रखें, 0.1 कब रखें, टेम्परेचर ज़्यादा कब रखें, कम कब रखें, टॉप के ज़्यादा कब रखें, कम कब रखें। तो यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स दी हो, वो डब्बा खा गया एक, तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ तो अगर आपने कंजर्वेटिव सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब चाहिए तो टेम्परेचर आप कम रखें, टॉप पी आप 0.9 रख दें। मतलब ऐसा नहीं एग्जैक्टली रखना है, इसी के आसपास आप रख सकते हैं, ये भी एग्जाम में आ सकता है। टॉप के तो क्या करेगा, जो आपके पास वर्ड पहले वो टॉप के से शॉर्टलिस्ट करेगा, उस पर प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ लगाएगा। ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल इस केस में कितने शॉर्टलिस्ट कर रहा है वो 20। भाई 20 निकालो, 20 में टॉप पी लगाया उससे 0.9 वाला, तो जो वर्ड 0.9 के अंदर आ रहे होंगे उनको निकालेगा, फिर उन वर्ड्स में से रैंडमली सेलेक्ट कर लेगा। कंजर्वेटिव आंसर चाहिए तो ये आप सेटिंग यूज़ कर सकते हैं, इसमें थोड़ी छेड़खानी भी कर सकते हैं, टेम्परेचर को 0.2 भी कर सकते हैं, टॉप पी को 0.8 भी कर सकते हैं, थोड़ी आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपको बैलेंस आंसर चाहिए, आप चाह रहे हैं बैलेंस चले, थोड़ा क्रिएटिव भी हो और बैलेंस हो, आप ये वाली सेटिंग रख सकते हैं, 0.2 टेम्परेचर। अब आप कहोगे ये तो टेम्परेचर कम रख दिया, तो यहाँ पे हम बैलेंस वाली चीज़ कर रहे हैं। अगर आपने क्रिएटिव आंसर चाहिए तो 0.9 आप यहाँ पे लिख दें तो आपके पास, अच्छा इसमें टॉप पी भी क्या कर दिया 0.99, टॉप के क्या कर दिया 40 कर दिया, तो इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत रैंडम आपके पास जवाब आएंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं कि भाई आपने कॉम्बिनेशंस के साथ खेलना है। जी कौन कह रहे हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक के बीच में, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी 0 से लेके 1 तक के बीच में। टॉप के में आप जितना ऐड करना चाहें, कोई लिमिट मेरे ख्याल में तो नहीं है, लेकिन जितना ऐड करेंगे उतना वो स्लो भी होगा जैसे आपने बात करी थी, और कंप्यूटेशन भी ज़्यादा लेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। तो अपने यूज़ केस के हिसाब से हम कर लेंगे। अच्छा जी जी दोबारा बोले।
देखिए टेम्परेचर से वो डिसाइड कर रहा है कि भाई कितने वर्ड्स आपके पास जो है वो प्रिडिक्ट करेगा, मतलब रैंडमली जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे उतना रैंडम आंसर आएगा। ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में वो कौन सा पहले चल रहा है कौन सा बाद में चल रहा है वो हम डिसाइड नहीं कर रहे होते। हम LLM को बस सेटिंग्स दे देते हैं, भाई इस सेटिंग्स के हिसाब से आपने चलना है। तो टॉप के अच्छा टेम्परेचर के बारे में हमें इतना पता है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतनी ये वाली जो वैल्यूज़ जनरेट कर रहा है वो जितने वर्ड्स वो उतने रैंडम होंगे। टेम्परेचर से ये चीज़ डिसाइड होगी। टॉप के से मैं ये चीज़ कंट्रोल कर रहा हूँ, भाई ये तो आप कर रहे हो, इसमें से शॉर्ट लिस्ट कौन से करना है, और टॉप की में भी वही काम हो रहा है। अच्छा जी, तो ये वाली चीज़ हमारे पास हो गई है। ओके, अब आप लोगों के लिए मैंने एक अभी आगे भी हमारे पास दो ऑप्शन है हमारे पास कि एक मैंने जो आप लोगों के लिए क्लास के लिए एक्टिविटी सोची है वो कर लें, या क्विकली हम जो है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग और ये सब देख लें टेक्निक्स जो है हमारे पास। एक्टिविटी में कुछ भाग दौड़ नहीं करेंगे। अरे मुजफ्फर तुम यहाँ भी आ गए, बल्कि यहीं हो तुम। ठीक है ठीक है यहीं की बना लेते। अच्छा जी, तो हमारे पास कहाँ चला गया अगले जो हमारे पास टॉपिक। अच्छा, अगली क्लास में हम लोग पहले ही बता दूं इससे पहले मैं भूल जाऊँ, जितनी चीज़ें आज मैंने पढ़ाई हैं उसका मैं क्विज लूँगा रैंडमली किसी से भी, ठीक है। साथ में हमारे पास जो है, अगर मैं क्विकली इसको ओवरव्यू कर लूँ जो हमारे पास शॉर्टली है, क्योंकि हम दोनों कर लेते हैं। एडवांस वाले पर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, व्हाट इज ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, जिसमें आप जो है सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते हैं। द सिंपलेस्ट अप्रोच, जस्ट आस्क डायरेक्टली विदाउट एग्जाम्पल। नॉर्मली हम यही यूज़ कर रहे होते हैं, हम कहते हैं भाई ये असाइनमेंट बना दो मेरे लिए, यही करते हैं ना आप लोग। इसके अंदर जवाब तो दे देता है लेकिन नॉर्मल जवाब, मतलब सिंपल आपका काम है, तो आप ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें कोई एग्जाम्पल आप नहीं देते कि असाइनमेंट कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अच्छा असाइनमेंट बना रहा है तो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, इस बच्चे ने ऐसा असाइनमेंट बनाया था तो आप भी उसी तरह का असाइनमेंट बनाना। तो अब इसमें मैं एग्जाम्पल ऐड कर रहा हूँ। कितनी एग्जाम्पल्स मैंने ऐड करी है? एक। तो इस वाली टेक्निक को जिसमें हम प्रॉम्प्ट लिख रहे होते हैं और साथ में एक एग्जाम्पल भी दे रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। वन शॉट मतलब एक एग्जाम्पल, ज़ीरो शॉट मतलब कोई एग्जाम्पल नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉम्प्ट। तो वन शॉट, ज़ीरो शॉट किसी, अच्छा यहाँ पढ़ भी लेते हैं। सिंपल, अच्छा कब यूज़ होगा ज़ीरो शॉट? सिंपल वेल डिफाइंड टास्क के लिए, व्हेन द मॉडल हैज़ क्लियर नॉलेज ऑफ द डोमेन। हम ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका LLM को नॉलेज हो। क्विक वन ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब हमें क्विक जवाब चाहिए हो, सिंपल सा हमने सवाल किया हो, तो उस वक्त हम ज़ीरो शॉट यूज़ करेंगे। इसकी एग्जाम्पल भी यहाँ पे मौजूद है। क्लासीफाई दिस मूवी रिव्यू एज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। द फिल्म वॉज विजुअली स्टनिंग बट द प्लॉट फेल्ट रश्ड। तो अब ये हमने जो है LLM को बोला, तो वो क्या क्लासीफाई करे, किस कैटेगरी में से क्लासीफाई करेगा? पॉजिटिव रिव्यू है, नेगेटिव रिव्यू है या न्यूट्रल है? मुझे तो न्यूट्रल लग रहा है, मैं बुराई भी कर रहा हूँ। ओके, तो ठीक है। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर क्या है, हम एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहे होते हैं, जैसे ट्रांसलेट इंग्लिश टू फ्रेंच। ये सारी टेक्निक्स हैं जिसको हम यूटिलाइज करते हुए LLM से अच्छे आउटपुट जनरेट करा सकते। ठीक है, क्लियर है आपको? क्लियर है? चलिए, हेलो हाउ आर यू। अब ये कौन पढ़ सकता है? कौन? फ्रेंच बोले हैं? बोंजो ओमो अलज वॉइस। आपको आती है फ्रेंच? क्या बात है, किसी को नहीं आती तो उसको आती है। इतने सारे लोगों को फ्रेंच कैसे, सिंधी कितने लोगों को आती है? फ्रेंच कितने लोगों को आती है?
कहाँ से सीख रहे हैं आप लोग फ्रेंच? ये कोर्स में फोकस करें, कहाँ फ्रेंच निकल रहे? खैर यहाँ इसका मैं मतलब बता सकता हूँ, फ्रेंच पढ़ के मैं मतलब बता दूँ। इसका मतलब होगा इंग्लिश में हेलो हाउ आर यू, आप कैसे? इतनी तो मुझे भी आती है। अब इसका नहीं बता सकता वो। वेयर इज द लाइब्रेरी? तो हमने यहाँ पे इसको कितनी एग्जाम्पल्स दी है? एक। तो इसका मतलब ये वन शॉट प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक है, ये याद रखनी है, क्विज में भी आएगा और वैसे भी याद रख लेना, काम आएगा। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग आसान है, इसमें हम मल्टीपल एग्जाम्पल दे रहे होता है। कितनी एग्जाम्पल्स फ्यू शॉट में दे रहे होता है? 200 दे दूं, 10 दे दूं, 20 दे दूं, कितनी दूं? क्यों लगा हुआ है सर, थोड़ा सा देना होगा। 2 से लेके 5 के बीच में एग्जाम्पल दे, ऐसे ही एग्जाम्पल्स ही दिए जा रहे हैं। AI भी कंफ्यूज हो गया। प्रोवाइड मल्टीपल एग्जाम्पल्स टू इस्टेब्लिश अ क्लियर पैटर्न। तो हम फ्यू शॉट तब यूज करते हैं जब हम चाह रहे हो कि हमारा LLM को हम क्लियर पैटर्न दे दें कि किस तरह उसने जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्ट कस्टमर फीडबैक टू स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। साथ में हमने एग्जाम्पल दी हुई है अपनी जो है। अच्छा, ये किस तरह की एग्जाम्पल है? डब्बे से कवर तो नहीं हो रहा। फीडबैक एक हमारा है, फीडबैक क्रिएट सर्विसेज बाय फूड बट फूड वॉज कोल्ड। जेसन फॉर्म में उसी चीज़ को इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई सर्विस पॉजिटिव है, फूड नेगेटिव है, ओवरऑल जो है जो रिव्यू आया ओवरऑल मिक्स है। तो ये हम क्या दे रहे हैं? प्रॉम्प्ट के साथ एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? हाँ, तो शर्मा रही है। क्यों दे रहे हैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स? क्योंकि फ्यू नहीं, मैं पीछे पड़ जाता हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। उनके बराबर वाली होंगी वो फर्स्ट टाइम। जी, क्यों हम मल्टीपल एग्जाम्पल दे रहे हैं? इससे फायदा क्या होगा? LLM को पता चल जाएगा कि उसने जो जवाब देना है वो किस पैटर्न में देना है। बिल्कुल, किस पैटर्न में देना है वो समझ जाएगा। अगर यही चीज़ अगर मैं दूँ LLM को यहाँ से कॉपी करके, अब नहीं दिया उसने जवाब तो वही मुझे नहीं बोलना। ये LLM को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, एंटर दबाते हैं, देखते हैं भाई ये इसी फॉर्मेट में जवाब देता है नहीं देता। इसको हम कहते हैं फ्यू शॉर्ट एग्जाम्पल, जिसमें हम फ्यू एग्जाम्पल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास फ्यू शॉर्ट आ गया, जवाब सही दिया, शुक्र। जेसन फॉर्म में ही दिया, जबकि मैंने नहीं बोला था जेसन फॉर्म में दो। उसने पैटर्न को देखा, यार ये इस तरह से पैटर्न चल रहा है, तो उसी को उसने फॉलो करके, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ये रहा, उसी को फॉलो करते हुए उसने जवाब दिया है। ओके, तो ये हो गया फ्यू शॉट मेरे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज 3 to 5 एग्जाम्पल फॉर मोस्ट टास्क, इंक्लूड डाइवर्स एग्जाम्पल्स, मिक्स अप द क्लासेस इन क्लासिफिकेशन टास्क, इंश्योर एग्जाम्पल्स आर हाई क्वालिटी एंड। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस इसकी यहाँ पे लिखी हुई है, और यहाँ पे मैंने 2 से 5 बोला था, यहाँ 3 से 5 लिखा है, लेकिन 2 से 5 भी सही है, मल्टीपल हो गया ना। सिस्टम प्रॉम्प्टिंग, ये तो सबको रटा हुआ होगा, तो मैं रैंडमली पूछ सकता हूँ, मतलब हाँ थोड़ी इंटरेक्शन भी हो जाएगा ना जी। आप यार ये तो लेज़र लाइट लाना भूल गया मैं, लेकिन चलें, ये हैंड रेस करें, आप शलवार कमीज पहने ब्राउन कलर की जी, खड़े हो जाए। हाँ, इनसे बात कर रहा हूँ, ठीक, अब बैठ जाए। अच्छा जी, सिस्टम प्रॉम्प्टिंग जो आप एजेंट को देते हैं, तो प्रॉम्प्ट किसको देते हैं फिर? सिस्टम प्रॉम्प्टिंग के अंदर ये होता है कि हम बैकग्राउंड नॉलेज उसको देते हैं, जैसे हमारे LLM जिसको पढ़ के एक तरह से हम इसको कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं, इसे कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। क्या कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं? यू आर अ हेल्पफुल ट्रैवल गाइड।
प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। सो हाँ, LLM को हम बताते हैं किस तरह से आपने फला कस्टमर से बात करनी है। बिहेवियर। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी खोलते होंगे, आप लोगों का चैट जीपीटी आपके स्टाइल में बात करता होगा। अगर कोई उर्दू में बात करता है ना चैट जीपीटी से, आप उससे इंग्लिश में भी सवाल पूछे, वो उर्दू में ही जवाब देगा। ऐसा होता है? यस सर। आप उससे बदतमीजी से बात करेंगे, वो आपसे बदतमीजी से जवाब देगा। सही है। लोग वीडियो बना रहे होते हैं, देखो चैट जीपीटी कैसा जवाब दे, ये नहीं बताते कि पहले उसको सिखाया कैसे बदतमीजी से बात करनी है। तो खैर बदतमीज बना देंगे हम लोग तो एआई को। तो इस तरह से हम सिस्टम प्रॉम्प्टिंग के अंदर कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करते हैं कि हमारा LLM क्या करेगा। अच्छा जी, लास्ट चीज़ है रोल प्रॉम्प्टिंग। नाम से ही पता चल रहा है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्ट एज एन एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। फायदा क्या हो रहा है रोल डिफाइन करने से? अब आपको ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के हिसाब से एक्यूरेट जवाब देगा। तो रोल प्रॉम्प्टिंग बहुत ज़रूरी है। नीचे इससे रिलेटेड पूरा टॉपिक है, वो हम आगे चल के पढ़ रहे होंगे। यू आर राइटिंग। अच्छा, कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्टिंग के अंदर वही चीज़ें हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 6 हमने मेथड पढ़, अच्छा ये भी एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। यू आर राइटिंग फॉर अ टेक ब्लॉग एम्ड एट बिगिनर्स हु हैव नेवर कोडेड बिफोर। यही कॉन्टेक्स्ट क्या मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर लिख सकता हूँ। अब जब भी मैं उसे टॉपिक बताऊंगा, वो हमेशा बिगिनर लेवल वाला ही आर्टिकल लिखेगा। तो खैर ये गिने चुने हमने 6 टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं, जो कि आसान सी हैं। मेरे ख्याल में आप 6 याद तो नहीं होंगी अचानक फ़ौरन से, लेकिन अगली क्लास में याद होनी चाहिए 6 कम से कम, आसान सी है। किसी से भी मैं पूछ लूँगा जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है, आपने बताना होगा। दूसरी चीज़ जो भी आप बताएंगे, सबकी तैयारी ऐसे करना कि इंग्लिश में जवाब देंगे, ठीक है। इंग्लिश में एक डिफ़िकल्टी होती है, हमारा कनेक्शन थोड़ा जो है ना वो बातचीत कम होती है, लेकिन जो है हम करेंगे क्योंकि ज़रूरी है ना। आप लोगों की स्किल्स इंप्रूव होंगी, मेरी तो हो ही रही है, क्योंकि पढ़ाने से ही पढ़ाते ही इसलिए कि भाई मेरी जो है ना और स्किल्स पॉलिश होती हैं। तो आप लोगों की भी स्किल्स पॉलिश हो, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों को भी स्टेज पर बुलाया जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैंने सुना है छुट्टियों में हैकाथॉन में जा रहे हैं और NIC जा रहे हैं और डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं पिच देने के लिए। ज़्यादातर लोगों को जो हैकाथॉन है वो बनाने में मुश्किल नहीं हुई, बना लिया होगा कैसे वैसे। कितने लोग वैसे कर रहे हैं ऐसी चीज़ों पे? जीत गए, क्या बात है भाई। अगली क्लास में आप लोगों को बुलाएंगे, मुझे याद दिला देगा, ठीक है। तो हैकाथॉन जीत के आए भाई, आपको प्राइज़ वाइज भी मिला होगा? मिलेगा, अब मिल जाएगा ना, या चेक होगा वो चलेगा नहीं? चले। तो हैकाथॉन वगैरह में सबसे ज़्यादा मुश्किल आई होगी पिच देने में। आप लोगों के लिए नहीं थी। नॉर्मली हम पिच में ही आके, नॉर्मली जो टेक्निकल लोग होते हैं वो पिच में आके फंस जाते हैं, हमें पिच कैसे दें। पिच बड़ी ज़रूरी होती है, क्लाइंट से बात करनी है, आपको पिच देनी होगी। ऐसी थोड़ी क्लाइंट आपसे बोले हाँ भाई सर आपका ही तो इंतज़ार कर रहे थे, ये लीजिए हमारा काम कर दीजिए। उसे कन्वेंस करना होता है, पिच देनी होती है। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि आप सामने वाले से बात कर सकें। अच्छा, हमारे पास 4 मिनट है, एक टास्क है आप लोगों के लिए। मुझे जो है कहाँ है भाई मेरे कोऑर्डिनेटर्स, के कोऑर्डिनेटर आ रही है? नहीं, वहीं बैठ गई। अच्छा, आप लोग हैं ना, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, कम टाइम है क्योंकि जल्दी जल्दी उठ के ना एक जगह पकड़ लें। जैसे एक बंदा उठ के पीछे चले जाए, एक बंदा आगे चला जाए। ये कोऑर्डिनेटर एक हमारी जा रही है, तो अच्छा बैठने जा रही है, बैठ गई। देखा, कोई जा रही थी घर जा रही थी, जैसे ही मैंने हाईलाइट किया बैठ गई। तो खैर टास्क ये है कि इंग्लिश में आपने प्रॉम्प्ट लिखना है कि आप ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना है जिसमें जो है आप AI से जो है फेसबुक बनवाना चाह रहे हैं, वो आपने प्रॉम्प्ट लिखना है इंग्लिश में।
ये प्रॉम्प्ट बनवा लिया, अब इनसे भी बनवाओ। ये प्रॉम्प्ट आपने इंग्लिश में अपने पास लिखना है। जो बेस्ट प्रॉम्प्ट होगा हम वो उसमें से किसी को बुला के कि आपने क्या लिखा है वो आप लिखें। आप लोगों ने चेक करना है कि भाई लिख रहा है ना, प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है। कि भाई आपने एआई से फेसबुक बनवाना है, ये मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अब आगे आपने प्रॉम्प्ट लिखना है जिसके अंदर आपने वो सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है जो कि वो देखो। अब मैं ऐसी सिचुएशन में मैं ये कर सकता हूँ, मैं गेट पे जाके खड़ा हो जाऊँ और वहाँ पे खड़ा भी हो जाओ ना, वहाँ इमोशनल ब्लैकमेल हो जाओ। सर बस निकल जाएगी, सर अब्बा बाहर लेने आए हुए हैं, सर ये हो गया है, 3 मिनट नहीं रुकेंगे। तो खैर अगली क्लास में तो हम करेंगे ही और बुला के करेंगे, लेकिन आप लोग इसकी तैयारी करके आएगा कि प्रॉम्प्ट मैं आपसे लिखवाऊंगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। शुरू हो गया ना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।